चलिए चले। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। पहले तो मैं तुम्हें ये इसको कल वाला जितना पढ़ाया था उसका मैं रिवाइज कराता हूँ जल्दी से। आप अपने नोट्स में देखिए, जितना रिवाइज कराता हूँ मैं उसको ध्यान से कोशिश करिए कि याद हो जाए कुछ। उसके बाद तभी आपको समाज और संस्कृति इसकी समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, तो मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कितने स्टेज पे पढ़ते हैं। तो मैंने तो एक तो बताया था इसका नाम, ठीक है, नाम बताया था मैंने। और इसके बाद नाम के साथ में मैंने आपको क्या बताया था, क्षेत्र बताया था। क्षेत्र के साथ में मैंने क्या बताया था, प्रमुख स्थल। और प्रमुख स्थल के बाद मैंने आपको बताया था क्या, हाँ, खोजकर्ता मैंने आपको बताया था। और उत्थान और पतन, और मैंने आपको बताया था कला संस्कृति या कल्चर के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं इतने मैंने चीज़ों पे बात की थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे बताया था, याद करो कुछ, मैंने बताया था नाम। तो मैंने बताया था इसके कितने नाम आपको बताए थे मैंने। एक तो बताया था सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा बताया था मैंने क्या, कांस्य युगीन सभ्यता, इसको ये बोला गया कांस्य युगीन सभ्यता। और इसका तीसरा नाम मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता। और मैंने इसके अलग अलग नाम के कारण भी दिए थे, याद करिए। मैंने कहा था सिंधु घाटी सभ्यता क्यों है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्थल खोदे गए हैं ना, जो स्थल खोदे वो कहीं ना कहीं सिंधु नदी के पास में। कौन सी नदी, सिंधु नदी के पास में इनके अवशेष पाए गए। यानी कि अगर ये सिंधु नदी है, तो अगर ये सिंधु नदी है तो सिंधु नदी के पास में मिले होंगे अवशेष, या इसकी सहायक नदी कोई भी रही होगी। तो माना जाता अगर ये सहायक नदी है तो इसके पास में भी कहीं ना कहीं अवशेष मिले। क्लियर बात है ना। अच्छा, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर एक चीज़ मैंने और बताई थी, इससे पहले वाले लेक्चरों में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लोगों के बसने के पीछे कारण क्या था, ठीक है। लोग यहाँ पर कैसे बसे थे और क्यों बसे थे। तो पहले मैंने ये भी बताया था आपको, क्योंकि पानी की उपलब्धता के कारण यहाँ पर मेन चीज़ पानी की उपलब्धता थी नदियों के पास में। तो कहीं ना कहीं एक तो दूसरी चीज़ सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि के हिसाब से मैंने बताया था कि सुरक्षा कैसे होगी, जानवरों से सुरक्षा हो जाएगी। जैसे इधर की तरफ अगर पानी भरा हुआ है, इधर की तरफ स्थल है, तो अगर ये पानी भरा हुआ है, इधर स्थल है, तो होगा क्या, यहाँ पर सिंपल तरीके से वो एक तरफ से रक्षा कर लेंगे, यानी कि इस तरफ से वो रक्षा अपनी कर लेंगे, बाद बाकी इधर तो पानी भरा हुआ है, तो पानी से कोई भी जानवर उनको ऐसे आसानी से खाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से भी। अब ध्यान से सुनो आगे की चीज़। तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास के इलाकों में बसे हुए लोगों की वजह से इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता। तो मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने बताया था, क्योंकि इस स्थल की सर्वप्रथम पहली बार सबसे पहले इसी स्थल की खुदाई की गई थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता। मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, लिखना कुछ नहीं है आपको। कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया था क्या, मैंने बताया था कि सबसे पहले पुरा पाषाण काल आया था, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। मध्य पाषाण काल आया, पढ़ा चुका हूँ। नव पाषाण काल आया, पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद आया ताम्र पाषाण काल, यानी तांबा का उपयोग करना लोग सीख गए थे। फिर मैंने आपको बताया था कांसा। तो कांसा है ना, कांसा एक मिश्र धातु है जो कहीं ना कहीं दो चीज़ों के मिलाने से बनी है। तो यहाँ पर यानी कि मिक्सिंग करने के बाद, यानी यहाँ पर मिक्सिंग करने के बाद, धातुओं को मिक्सर करने के बाद लोग कांसा बनाना सीख गए थे। इसी के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया, कांस्य युगीन सभ्यता। यहाँ तक कोई क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैंने यहाँ पर बता दिया था नाम के बारे में, क्लियर है। इसके बाद में अब ध्यान रखिएगा समाज संस्कृति, और तभी आप समझ पाएंगे जब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज़ों पे। कल जितना पढ़ाया उसको अगर ध्यान में देंगे तो भी समझ में आएगा, अदरवाइज हवाई वाली बातें होंगी।
क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। उत्तर में मैंने कहाँ बताया था, मांडा, कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ बताया था मैंने दायमाबाद, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और इधर मैंने बताया था हुलास नामक जगह है मेरठ के पास। और यहाँ पर मैंने बताया था कौन सी जगह है, बलूचिस्तान मैंने बताया था आपको। और बलूचिस्तान में 60 कांगे डोर करके नामक जगह है, वहाँ पर ये इसका पूरा विस्तार है। क्लियर बात है। तो विस्तार की भी चर्चा ख़त्म। इस बात पे भी हो गया काम हमारा, जहाँ तक मैंने बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसके प्रमुख स्थलों की बात करते हैं। देखिए, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के लगभग 600 से अधिक स्थलों की खुदाई हो चुकी है। 600 से अधिक स्थलों की खुदाई हो चुकी है। तो 600 से अधिक स्थलों को पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है। तो हम पढ़ेंगे क्या, उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जहाँ से ज़्यादा चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं। और हमको कोई हिस्टोरियन तो बनना नहीं है, हमको क्या बनना है, एग्ज़ाम पास करना है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उतनी ही चीज़ों को ग्रहण करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। तो उतनी ही जगहों के नाम मैंने बताए हैं जितनी की आपको ज़रूरत है। उसके बाद में मैंने आपको कुछ फैक्ट दिए थे, जैसे मैंने बताया था 1825 के बाद चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी। 1826 में यहाँ पर अलेक्जेंडर नाम के व्यक्ति गए थे। फिर मैंने बताया था 1921 में यहाँ पर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी इसके निर्देशक थे। उनके डायरेक्टरशिप में यहाँ पर इस स्थल की खुदाई हुई थी हड़प्पा की, ये मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था कि यहाँ पर एक स्थल ऐसा है मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला भी कहा गया है। कंप्लीट बात। यहाँ तक किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। फिर मैंने 2 स्थल और बताए थे, आपको याद होगा। अफ़गानिस्तान के स्थल के बारे में मैंने स्पेशल बताया था। अफ़गानिस्तान का स्थल कौन से 2 थे, सोर्तगई, दूसरा था मुंडगाक। ये स्थल क्यों इम्पोर्टेंट है, ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों स्थल अफ़गानिस्तान के हैं। अफ़गानिस्तान के होने के साथ साथ इन दोनों स्थलों को ऐसा माना जाता है ये सिंधु घाटी सभ्यता के उपनिवेश रहे होंगे। क्या रहे होंगे, उपनिवेश रहे होंगे। इसको किस क्रम में कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से वो लाजवर्त पत्थर को प्राप्त किया करते थे। क्या प्राप्त करते थे, लाजवर्त पत्थर को प्राप्त किया करते। इसलिए मैंने 2 स्थल इंपॉर्टेंट बताए हैं, आप याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता किस स्थल से लाजवर्त नामक पत्थर प्राप्त किए जाते थे। तो कौन से है, सोर्तगई और मुंडगाक। इसके बाद में मैंने आपको बताया था अगर इस काल के बारे में पता करना है तो काल के बारे में पता करने के लिए आपको याद रखना क्या, कार्बन 14 की सहायता से आप क्या करेंगे, किसी भी काल का वर्णन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैंने मुख्य स्थलों में आपको पंजाब के 2 स्थल बताए थे। एक तो मैंने हड़प्पा बताया था, दूसरा मैंने रोपड़ बताया था। फिर मैंने आपको बताया था एक स्थल है राखीगढ़ी, ठीक है, जो हरियाणा में पड़ता है, जो सबसे बड़ा स्थल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। फिर मैंने आपसे बात करी थी मोहनजोदड़ो की, याद है ना, मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। मोहनजोदड़ो, इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे विशाल स्नानागार बताया था मैंने, यहीं पे था। सबसे ज़्यादा मोहर यहीं से प्राप्त हुई है। फिर मैंने आपको बताया कांस्य के नर्तकी की मूर्ति, मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है। कांस्य के नृत्य की मूर्ति, पत्थर के पुरोहित की मूर्ति, और कैसी बनी थी ये भी मैंने आपको बताया था कि उस पर देख लेना जाके, नेट पे सर्च करके 1.5 GB डाटा मिलता ही है, उसको सर्च करके देखना जाके कि पत्थर की मूर्ति किस प्रकार थी। ठीक है, हाँ, हंसने से कुछ नहीं होगा। पुरोहित की मूर्ति, समाज यहीं से निकलेगा। अभी थोड़ी देर बाद समाज को मैं पढ़ाऊँगा तो यहीं से समाज समझ में आएगा। पुरोहित की मूर्ति, और मैंने बताया था यही इनकी कैपिटल थी, राजधानी थी। तो इसमें कितना चीज़ें याद रखनी थी। पहली चीज़ याद रखना था क्या, बृहद स्नानागार था, यहीं से तुमको क्या है सबसे ज़्यादा मोहर प्राप्त हुई है, यहीं से कांच की नर्तकी प्राप्त हुई है, यहीं से पत्थर के पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है, और यहीं से आपको पुरोहित का आवास भी प्राप्त हुआ है, और यहीं से इसको ये क्या नाम सिंधु घाटी सभ्यता की कैपिटल भी बोला जाता था, राजधानी भी। आर्थिक राजधानी तो आपका मोहनजोदड़ो बताया जाता है, वो सॉरी लोथल नामक बंदरगाह बताया जाता है। ठीक है, लोथल नामक जगह। तो ये आपके लिए इतना मैंने बताया था।
उसके बाद में मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में 2 चीज़ें बताई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था स्थल, 2 स्थल के बारे में, एक आमरी और एक कोट डीजी बताया था मैंने। आमरी प्लस कोट डीजी, इसके बारे में मैंने बताया था, आपको याद है? इसके बारे में मैंने स्पेशल तौर पे बताया था क्योंकि यहाँ से क्या पता चलता है, काफ़ी चीज़ें पता चलती है, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता से हम लोग कंपेयर करते हैं। ये ऐसा कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता की एक रूपरेखा या देन है, जिसको खंडन कर दिया गया वर्तमान में। इस चीज़ के बारे में पता चलता है। प्लस मैंने यहाँ से आपको ये भी बताया था कि यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव की क्रमिता का वर्णन मिलता है, ये भी बताया था मैंने। फिर मैंने बताया था यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो मोहर प्रयोग करते थे वो किस प्रकार की मोहर हुआ करती थी? गोल। जबकि वहाँ पे ईरान में कैसी मोहर प्रयोग होती थी? वृत्ताकार। और वहाँ पे कैसी प्राप्त होती? हाँ, मेसोपोटामिया में बेलनाकार, ठीक है, वहाँ पर कैसी मिलेगी? वृत्ताकार। ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। और हड़प्पा में लोग पक्की ईंटों का प्रयोग किया करते थे, यहाँ तक मैंने बताया था। फिर मैंने आपको बताया था राजस्थान के 2 प्रमुख स्थल, एक तो खेत्री बताया था, खेत्री यहाँ से तावा प्राप्त किया जाता है। दूसरा मैंने बताया था कालीबंगा। कालीबंगा से क्या मिला है यहाँ पर? कालीबंगा से यज्ञ की वेदिका मिली है। यज्ञ की वेदिका से मतलब क्या है? यहाँ पर लोग कभी यज्ञ किया करते होंगे, और फिर एक जुते हुए खेत का भी प्रमाण मिलता है, ठीक है। इतना मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको गुजरात के बारे में बताया था। गुजरात के लोथल नामक जगह बताया था। तो ये तो लोथल आपको पता है, ये वैश्विक राजधानी भी हुआ करती थी, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो कमरे हैं वो होटल नुमा बने होते थे। फिर मैंने यहाँ पर मनका बनाने की भी बताया था। मनका भी प्राप्त किए गए थे। मनका क्या था? पत्थरों को एक तरीके से अच्छी तरीके से सजाया गया है, ठीक है, अच्छी तरीके से पत्थरों को रंग पोत के सजाया गया है, यानी माला बनाई गई है। मनका आभूषण कह सकते हैं इसको। और मैंने आपको बताया था यही गोदीवाड़ा का प्रमाण मिलता है, मतलब ये बंदरगाह था। फिर मैंने इसके बाद दामाबाद बताया था, जहाँ से कांस की गाड़ी प्राप्त हुई है। अब इतनी चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। फिर मैंने धौलावीरा बताया था। धौलावीरा में कुछ नहीं, बताया 3 भागों में बटा हुआ शहर, ठीक है। अब क्यों बटा हुआ है इस चीज़ को धीरे धीरे अभी स्पष्ट होगा। फिर मैंने बताया जल संरक्षण यहाँ का शानदार व्यवस्था थी। हम ओवरव्यू पढ़ किसका रहे हैं? पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता के लिए पढ़ रहे हैं हम, समझ में आया? अब ये प्रमुख स्थल है, वहाँ पे सिस्टम मिले हैं, लेकिन अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे ना, तो हम पूरा ओवरव्यू हर चीज़, जितनी चीज़ें मैंने अलग अलग बताई हैं ना, इनको इकट्ठा डाल देंगे, समझ में आया? अब यहाँ पे मैं आपसे कहूँ साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड के बाद मैंने बताया स्टेडियम का प्रमाण भी मिला है। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। राखीगढ़ी को मैंने बताया था आपको सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल भी है। और फिर मैंने बताया था समाज। अब मैं समाज को यहाँ से शुरू करता हूँ। इतनी चीज़ें अगर याद हैं आपको तो अब आप समाज पढ़ पाएंगे। प्रमुख स्थल खत्म हो गया। खोज करता तो मैंने बताया दिया था आपको, ठीक है। उत्थान और पतन के कारण भी मैंने बताए थे, याद है? उत्थान पतन के कारण मैंने बताए थे बाढ़ की वजह से। किसकी वजह से? बाढ़ की वजह से, और आर्यों के आगमन की वजह से। आर्यों के आगमन की वजह से। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। आर्य भारत के थे या विदेश के थे, आपको लेना देना कुछ नहीं है। आपको आर्यों के मतलब सिर्फ इतना रखना है कि आर्यों के बारे में एक व्यक्ति है जिसका सर्वाधिक मत माना जाता है, मैक्स मूलर, ठीक है। इसने कहा था आर्य कहाँ से थे? मध्य एशिया थे, मिडिल एशिया से थे। इतना आपको याद रखना है। अब देखो, इतना अगर आपने याद कर लिया है तो मैं अब थोड़ा आपकी जानकारी में बूस्टअप करता हूँ। थोड़ा सा मैं आर्यों का भी 2 मिनट के लिए डिस्कशन करता हूँ। अगर ध्यान से सुनेंगे तो कुछ चीज़ें बहुत बेहतरीन समझ में आएंगी, और नहीं सुनेंगे ना तो 0% कुछ भी नहीं तुम्हारे समझ में आएगा, और शायद ही कहीं तुम ढूंढ पाओगे ऐसी सारी चीज़ों को। चलिए, उत्थान पतन के कारण मैंने बता दिए। अब ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा आर्यों के बारे में भी, और भारत में वर्ण व्यवस्था जिसको मुझे आगे भी डिस्कशन करना है, जिसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया है,
उसको मुझे आगे डिस्कशन करना है, लेकिन मैं यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर आपको क्लू देता हूँ, चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसा कि वर्तमान में आप जानते हैं भारत में जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था ध्यान रखिए, वर्ण व्यवस्था से ही जात निकली है। ठीक है, किससे निकली है? वर्ण व्यवस्था से ही जात निकली है। वर्ण मतलब, वर्ण का मतलब क्या था? वर्ण या श्रेणी क्रम का मतलब क्या हुआ था? एक जैसे काम करने वाले लोगों को एक साथ रख लिया जाए तो वो क्या निकलेगी? तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। जैसे वैश्य, वैश्य का मतलब क्या हुआ करता था? जो व्यक्ति व्यापार किया करते थे वो वैश्य कहलाते थे। सिंपल सी बात है, वो व्यापार में चाहे वो लोहे का व्यापार करें, चांदी का व्यापार करें, सोने का व्यापार करें, लकड़ी का व्यापार करें, गन्ने का व्यापार करें, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार करेंगे वो क्या कहलाएंगे? वैश्य कहलाएंगे। क्षत्रिय कौन से होंगे? क्षत्रिय वो व्यक्ति कहलाते थे जो युद्ध में सबसे आगे रहते थे, फ्रंट पे जाके लड़ते थे, चाहे वो गदा युद्ध लड़ते हो, चाहे वो तलवार से युद्ध लड़ते हो, चाहे वो तीर कमान से युद्ध लड़ते हो, चाहे घुड़सवारी से युद्ध लड़ते हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाते थे? क्षत्रिय। और जो ब्राह्मण समाज था, जिसको ब्राह्मण बोला गया है, तो ब्राह्मण हमारे यहाँ पर किस प्रकार से बोला गया है? ब्राह्मण से ऐसा कहा गया है कि वो व्यक्ति जो पुरोहित हुआ करते थे, जिनका कार्य राज्यों में होने वाले राजनीतिक चीज़ों को देखना था, राजा को सलाह देना था, परामर्श देना था, या किसी मंदिर में भगवान की सेवा करना था, और या लोगों को उत्थान करने के लिए जो कार्य किया करते थे, हवन यज्ञ, वो सारे क्या कहलाते थे? पुरोहित या ब्राह्मण श्रेणी में रखे गए थे। या एक तरीके से आप एक और बोला जाता है, ब्राह्मण का मतलब ये होता है जो ब्रह्मा के मुख से जन्मे हो। समझ में आया? ब्रह्मा के मुख से जो जन्मे वो ब्राह्मण कहलाता था। और क्षत्रिय शोल्डर से निकले होते थे, और वैश्य कमर के थाई के पास से निकले थे, थाई से पैर के, और शूद्र उनके पैरों से निकले थे, ऐसा बोला जाता है। ये मत है हमारा वैदिक पुराणों के आधार पर। क्या ऐसा संभव है? हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, लेकिन हमारा जो बताते हैं वो सारी चीज़ों को हमको मानना पड़ता है। लेकिन एक कारण मैं और भी देता हूँ इसका गहराई में जाके। भारत में वर्ण व्यवस्था किस आधार में पड़ी है, इसके लिए मैक्स मूलर के सिद्धांत को एक दूसरे व्यक्ति ने भी, हार्वर्ड नाम के और कोई भी है, हार्वर्ड रोजर करके या कोई भी आगे नाम है उनका, रेले करके, बस आगे तो हार्वर्ड उनका है, तो उन्होंने इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश की है। तो किस प्रकार से किया है, ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम्हारा भारत है, ये अगर आपका भारत है, समझने की कोशिश करना, चित्र के ऊपर नहीं, बस ध्यान से समझोगे तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज यहीं से छोड़ के चला जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, इसके चारों तरफ अदर कंट्रियाँ बसी हैं, ये हमारा प्यारा सा भारत है, इंडिया है। तो ऐसा कहा जाता था कि भारत में आर्य आए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आर्य भारत में आए। आर्य कौन थे, इस चीज़ के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये मूल रूप से जर्मनी के निवासी थे, जर्मन थे। मूल रूप से कहाँ के निवासी से? जर्मन के थे। और जर्मन में जब ये रह रहे थे ना, तो ये उस समय भारत में लोग काले हुआ करते थे, यानी कि इंडियन लोग, उनको ब्लैक बोल दिया जाता था इनके सामने। ये कैसे थे? गोरे रंग के थे। अब हुआ क्या कि ये धीरे धीरे भारत में आए। वो कैसे आए? देखिए, ये भी क्या करते थे, पहले भोजन की तलाश में, और बहुत सारी भोजन की तलाश में, क्योंकि उस समय भोजन सबसे बड़ी समस्या हुआ कर रही थी कि स्कूल तो खुले नहीं थे जो पढ़ना है, कहीं तो इतना कृषि के बारे में ज्ञान था नहीं। तो क्या करता था, मेन उद्देश्य आदमी का हुआ करता था किसी प्रकार से भोजन मिल जाए। भोजन का कोई सा भी माध्यम होगा, कोई मतलब नहीं है, चाहे वो घूम के भोजन खाएं, चाहे छीन के भोजन खाएं, चाहे दूसरे के द्वारा बनाया हुआ भोजन छीन झपट के खा जाएं, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, जानवरों को मार के खा लें। वस्तुतः यहाँ के रहने वाले लोग जो मुख्य रूप से आर्यन बोले जाते थे जर्मनी में, वो जर्मनी में जो बोले जाते थे आर्यन, तो ये लोग गोरे हुआ करते थे, इंडियन लोग काले हुआ करते थे। हुआ क्या, ये भोजन की तलाश में निकल लिए धीरे धीरे इस तरह से। तो ये यहाँ पर पहुँच गए, कहाँ पर? मिडिल एशिया, जिसको आपको मैंने बोल दिया था मध्य भारत, मध्य एशिया। तो ये मध्य एशिया में जब यहाँ पर पहुँच गए हैं तो भोजन की तलाश में आए हुए थे। तो मध्य एशिया में जैसे पहुँचे हैं, उसके बाद ऐसा बोला जाता है
कि ये समाज, ध्यान से सुनना जो मैं लाइन बता रहा हूँ, ये आर्य, जिनको हम आर्य कहते हैं, ये लोग उस समय 3 भागों में ऑलरेडी बटे हुए थे, जिसमें 3 श्रेणी व्यवस्था पहले से थी। जैसे यहाँ पर था कौन, ये कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन 3 भागों में पहले से ही बटे हुए थे। अब हुआ क्या, यहाँ से ये धीरे धीरे क्या हुआ, मध्य एशिया से घूमते हुए भारत में एंटर कर गए, मध्य एशिया से एंटर करते भारत में एंटर कर गए। भोजन की तलाश थी, यहाँ पर इन्होंने देखा अच्छी तरीके से लोग रह रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर हर चीज़ यहाँ पर डेवलप होती चली जा रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उच्च श्रेणी में जीवन जी रहे हैं लोग। लेकिन जैसा कि आपको पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता में लोगों के पास कभी राजनीतिक रूप से अगर उनको देखें तो कहीं पर उनके पास युद्ध से संबंधित सामग्री का वर्णन मिलता ही नहीं है। इससे मतलब क्या था, यहाँ इस सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे। अगर ये शांतिप्रिय हो गए तो क्या हथियार, तोप, बारूद, गोले का निर्माण करेंगे? नहीं करेंगे। फिर आप इतिहास में जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाहर से हम घोड़ों का भी निर्यात किया करते थे। तो हुआ क्या कि जो ये आर्य लोग आए थे तो इनके पास एक तो कुशल हथियार भी हुआ करते थे, अच्छे हथियार बना लिए थे, जिसमें प्रमुख आता है इनका भाला। क्या आता है? भाला। भाला इनका प्रमुख था। तो भाला देखिए, भाला का विकास जिस प्रकार हुआ है, भाला नुकीला होता है, एक तरफ से फेंक के मार दो मर जाएगा व्यक्ति। भाला की देन है, आज बहुत सारी मिसाइलें आई हुई हैं। मिसाइलें एक तरीके से अगर हम कहें, मिसाइलें कहाँ से जन्मी हैं या किसको हमने अपना आइडियल मान के मिसाइलों को बनाया है, तो वो बनाया हमने भाला को देखकर। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ध्यान से कुछ अगर सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा, हमारा महाभारत से लेके रामायण भी जितना हुआ है, तो रामायण में आपने ये देखा होगा, राम के पास धनुष हुआ करता था। धनुष किस चीज़ का वर्णन था? धनुष ये बताता था कि वो लेटेस्ट जनरेशन में जी रहे थे। और जितने भी तुमने अगर राक्षसों को देखा होगा तो राक्षसों के पास क्या होता था, या तो कोई गदा मिलेगा, गदा, वो वाला गदा नहीं, गदा, ठीक है, या फिर क्या मिलेगा, कोई खंजर टाइप का मिलेगा। तो युद्ध में जब फेंका करते थे तो गदा फेंकते थे, इधर से तीर जाता था, है ना। तो होता क्या था, इस जो तीर जाता था ना, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि राम एक आधुनिक जीवन में जी रहे थे। उनको सब चीज़ों के बारे में उनकी बुद्धि और विवेक उत्कृष्ट था, और वो लोग इस प्रकार से पुराने ट्रेडिशन में चला आ रहा उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे थे। तो इसलिए वो सारे के सारे हार गए हैं। और फिर और भी मतलब है, धार्मिक मत भी है, क्योंकि हमेशा हमारा, चाहे फिल्म ले लो, चाहे कोई भी चीज़ ले लो, हमारा हमेशा सच्चाई पे, बुराई पे अच्छाई की जीत को दिखाता है, ठीक है। चाहे राम की जीत जो है ना, एक अच्छाई जीत है, जबकि और रावण की हार क्या है, एक बुराई पे बुराई थी, रावण बुरा था, ऐसा बोला जाता है। उसके हम मतलब में नहीं आते, वो सारी सब चीज़ें हैं, आप देखते भी हो। अब यहाँ पर देखो, इनके पास भाला था, भारत में एंटर किए तो यहाँ पे पहले से जाति व्यवस्था 3 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में बटी हुई है। तो यहाँ पर जब आए तो यहाँ के लोगों से इनका संघर्ष हुआ। संघर्ष होने पे क्या हुआ कि ये लोगों को इन्होंने एक तरीके से हरा दिया। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो व्यक्ति हार जाएगा उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति राजा बनाएगा अपना? क्या, कभी नहीं बनाएगा। राजा नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा? उसको अपना सेवक बनाएगा, उसको अपना दास बनाएगा। तो दास जब बनाएगा ना, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वो पहले से थे, एक नई कैटेगरी यहाँ पर और आ गई, जिसको क्या बोल दिया? शूद्र। क्या बोल दिया? शूद्र। इसका मतलब क्या है? ये भारत में शूद्र कौन है? शूद्र भारत में वो व्यक्ति है जो यहाँ के ऑलरेडी निवासी थे, जो भारत के ऑलरेडी निवासी थे, वो क्या बन गए? शूद्र। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ और आती है कि सर ये बता दीजिए मुझे कि आखिर में भारत में ही क्यों आए हैं, या भारत में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का देखने को मिलते हैं, हमें कास्टिज्म देखने को मिलती है, और कंट्रियों में नहीं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है भारत में, यही भारत की विशेषता है। भारत में स्पष्ट चीज़ें दिखाई पड़ती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जबकि अलग जगह पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि जर्मन जो थे ना वो गोरे थे, और दूसरी कंट्रियों में जैसे इधर निकल गया कोई व्यक्ति या इधर निकल गया कोई जो व्यक्ति आर्य जो थे ना, यहाँ के जो मूल निवासी थे जर्मन के, वो अगर इधर निकल गए तो हुआ क्या? वहाँ पे कलर जो रंग भेद था ना वो समान था, गोरे वो
दोनों गोरे हो गए तो फिर क्या हुआ, इक्वलिटी आ गई। इक्वलिटी आ गई तो हुआ क्या, लोग पहचान नहीं पाए था कौन सा वाला ओरिजिनल है, कौन सा वाला नकली है। तो वहाँ से क्या कास्टेशन सिस्टम चला गया। लेकिन भारत में अभी भी ये सारी चीज़ें दिखती हैं। और भारत ही क्यों, पूरा विश्व बटा हुआ है इस लेवल पे। जैसे हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की, तो वहाँ पे रंगभेद चलता है, गोरा एक काला। अमेरिका में देख लो जाके, गोरा और काला। प्रत्येक जगह पे कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था घर किए हुए, इसको आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो मैंने आपको जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को समझाने की कोशिश की। अगर समझ में आया तो यहाँ तक आप क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। समझ में आया? अब इसको मैं सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे जोड़ता हूँ उसको आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। यहाँ से समाज की बात करूँगा मैं, इसको लिखना नहीं, याद रखना है। ऐसे एनर्जी पावर बूस्टर बहुत सारे आपको याद रखने हैं, चीज़ों को समझ के रखना है ताकि उत्तर दे सको, ठीक है। चलिए, समाज के बारे में पढ़ने के लिए, समाज किसका समाज देख रहे हैं भाई? समाज किसका देख रहे हैं हम? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का देख रहे हैं ना, कि अपना समाज देख रहे हैं, है ना। अपना समाज नहीं देख रहे। अपना समाज जिस दिन बताऊंगा उस दिन भी आपको पता चलेगा कि हमारा समाज भी क्या है, ठीक है। हम बताएंगे उस किसी दिन अपने समाज को भी, आने दो धीरे धीरे क्रम से। समाज में सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ पर समाज में लोग सबसे ज़्यादा किसको महत्व दिया करते थे? वैश्य लोगों को। वैश्य बोलेंगे तो जो व्यक्ति व्यापार किया करते थे, यानी व्यापारी या वैश्य वर्ग को प्रधानता, साथ में लिखते जाइए, वैश्य वर्ग को प्रधानता। दूसरी चीज़ आपको पता होगा, मैंने आपको कहीं ना कहीं पुरोहित के बारे में पढ़ाया है। कालीबंगा में मैंने बताया था यहाँ पर यज्ञ वेटिका मिली है, तो यज्ञ करते कौन हो गए? पुरोहित किया करते थे। जब पुरोहित की मूर्ति ही मिली है हड़प्पा नामक जगह से, तो यहाँ पर कौन है? पुरोहित, पुरोहित की मूर्ति। तीसरी चीज़ आपको एक चीज़ और पता होगी, मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं बुर्ज होम और रोपड़ नामक जगह पर कहीं ना कहीं इनमें पुनर्जन्म को लेकर चीज़ें थी। तो पुनर्जन्म को लेकर चीज़ें थी, तो इसका मतलब क्या था? ये समाज पुनर्जन्म में भी विश्वास किया करता था। समझ में आया? तो पुनर्जन्म में जन्म में विश्वास, इस टाइप का समाज था। फिर आपको कहीं न कहीं आपको सती प्रथा भी दिख जाएगी, सती सिस्टम भी देखने को मिलता है, ठीक है। सती सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। ये आप 4-5 चीज़ों को जान के रखिएगा। जीवन स्तर किस क्रम का होगा? उच्च होगा। जीवन स्तर क्या था? उच्च था, ठीक है। दूसरी चीज, युद्ध सामग्री नहीं प्राप्त हुई। युद्ध सामग्री नहीं प्राप्ति मतलब क्या है? अर्थात लोग शांति प्रिय थे। मतलब क्या चल रहा है मेरे यहाँ मुझे ही पता है, बाद बाकी मुझे दूसरे से लेना देना कुछ भी नहीं है। वो चाहे नाचता रहे, घूमता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज, कार्य विभाजन भी था। कार्य विभाजन भी था, बताया था मैंने, कार्य विभाजन भी था। लोग श्रृंगार प्रिय भी थे। श्रृंगार प्रिय मैंने बताया था। यहाँ तक चूड़ियाँ पहने, नर्तकी को यहाँ तक चूड़ियाँ पहने दिखाया गया है। जो फोटो बनी हुई है कांसा की, उसमें क्या दिखाया गया है? नर्तकी को मैंने कल वर्णन किया था। फिर मैंने आपको बताया था पुरोहित की जो मूर्ति मिली है वो कहीं ना कहीं यहाँ तक कपड़े पहने हुए अच्छे से, बेहतरीन से। तो ये किस चीज़ को बताता है? श्रृंगार प्रिय। फिर मैंने आपको बताया था मन का एक गहना है, और मन का अगर गहना है तो वो माला थी। तो माला क्यों पहनेगा व्यक्ति? श्रृंगार प्रिय था। यही तो समाज देखने को मिलता है। इसी एंगल से समाज को देखा जाता है। समझ में आया? इतनी चीज़ों को समझ में आया तो इतना नोट करिए। अगर कोई क्वेश्चन है बातें मुझसे करिए, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, ना तो मैं अगले स्टेप पे चलूँ।
हाँ क्या बता रहे हो? उससे तो मैं क्या, तुम अपना लिखो, उसको अपना लिखने दो। यहाँ तक लिख लें तो बताना। चलिए, अब यहाँ तक अगर समझ में आया है, बातें नहीं करिए। मैं टॉपिक चाहता तो तुम्हारा एक दिन में ही 2 घंटे में ही तुम्हारा समाप्त हो जाता। कैसा लगता है कि वही चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, आराम से उसको पढ़िए और कुछ ज़रूरत जानने की एक्स्ट्रा थी नहीं। लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ आप पढ़ लें थोड़ा सही से, अदरवाइज इतना झोल करने की मुझे भी ज़रूरत नहीं है। मैं भी चाहूँ आसानी से सब चीज़ों पर निकल सकता हूँ। अब मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ पहले, क्योंकि यहाँ से मुझे संस्कृति और कला के बारे में, कला संस्कृति स्थापत्य के बारे में थोड़ा चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको संस्कृति की परिभाषा देता हूँ, संस्कृति की। तो उसको संस्कृति की परिभाषा लिखिए, फिर आपको संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति पे लेके चलूँगा, फिर हड़प्पा सभ्यता के आपको स्थापत्य पे लेके चलूँगा। ठीक है, तो एक हेडिंग बनाइए, संस्कृति। समाज देख लिया आपने, मुझे बताइए, समाज देख लिया आपने? समाज का आखिर में किसी से तुमसे वर्तमान में ये कहा जाए कि अपने समाज के बारे में लिखिए, तो आप अपने समाज के बारे में 4 लाइनें लिखने के लिए प्राप्त हो चुके होंगे इसको देखकर, कि मैंने किस प्रकार से समाज की सारी चीज़ों को जो मैंने पहले पढ़ा रखा है उसी में से सारी चीज़ों को लिख दिया बोर्ड पे। उसी में तो मैंने निकाला है, एक चीज़ एक्स्ट्रा तो मैंने नहीं लिखी है, सारी चीज़ें उसी में से निकाली है। तो समाज की चीज़ें किस प्रकार से निकाली जाती हैं आप शायद एनफ हो चुके, प्राप्त सीख चुके, अभी और सिखाऊंगा धीरे धीरे। अब मैं समाज के बारे में, कल्चर जो हमारा बचा है, संस्कृति जो हमारी बची है, संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति में जोड़ने से पहले मैं संस्कृति की आपको परिभाषा दे दूँ, ताकि आप संस्कृति की परिभाषा जान जाए तो समझ में आ जाएगा आखिर में संस्कृति में पढ़ना क्या पड़ता है। क्लियर बात है ना? तो हेडिंग बनाइए, संस्कृति। संस्कृति, देखिए संस्कृति जो है ना, संस्कृति को अभी मैं परिभाषा लिखाऊंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक शब्द होता है प्रकृति, प्रकृति, एक होता है प्रकृति का विकृति, और विकृति के बाद होता है संस्कृति। ध्यान से समझना, प्रकृति होता है, प्रकृति के बाद विकृति होता है, और विकृति के बाद क्या होता है? संस्कृति होता है। अब मैं अपने शब्दों में इसको रिलेट करता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को। हमारी प्रकृति या नेचर हमको जिस प्रकार से मिला है, हमको जिस प्रकार से मिला, जिससे प्रारंभिक समय में ऐसा माना जाता था पृथ्वी पे बहुत सारे जंगल हुआ करते थे, वन हुआ करते थे, यानी ऑक्सीजन लेवल कहीं हाई था। लेकिन वर्तमान में हमने क्या कर दिया, उसमें छेड़खानी की, वनों की कटाई वटाई छटाई कर दी, और यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ ही पाई जाती थी। आपने देखा होगा गौरैया चिड़िया, और पता नहीं छोटी छोटी चिड़िया, और वो क्या पाया जाता था, चील पाया जाता था, शेर पाए जाते थे, बाघ पाए जाते थे, और बहुत सारे सर्प पाए जाया करते। और हमने क्या कर दिया, धीरे धीरे उनका विनाश कर दिया, ख़त्म कर दिया। किसकी वजह से? अपने लोभ लालच की वजह से। जैसे हमने वनों को कटाई क्यों की? ताकि हमको एक समतल भूमि प्राप्त हो सके जिस पर हम खेती कर सकें। हमने सर्पों को क्यों मार डाला? सर्पों को इसलिए मार डाला क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों को वो डर के क्रम में डस लिया करते थे, लोग इससे की वजह से मर जाया करते थे।
दूसरी चीज़, अगर प्रकृति में इसको बनाया है, भगवान ने अगर बनाया है इसको, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ उद्देश्य तो होगा। ऐसा कहा जाता है जैन धर्म में, जैन धर्म जब आप आगे पढ़ेंगे तो जैन धर्म में आपको एक चीज़ पढ़ने को मिलेगी, वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक चीज़ में भगवान का वास होता है। मतलब वो धर्म आपको खेती करना भी बताता है कि खेती करना भी एक तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे कीट मरते हैं, बहुत सारे कीट पतंगे मरते हैं। और ऐसा भी आपने वेद पुराणों को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि प्रत्येक कण में भगवान का वास होता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा बताते हैं हमारे, ऐसा हमने सुना भी है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपने नष्ट कर दिया। ये प्रकृति के लिए उपयोगी थे। जैसे चील हुआ करती थी, चील क्या करती थी, जो जानवर मर गया, जिसका अब ज़रूरत नहीं है पृथ्वी पे, मर गया है, उसकी डेड बॉडी को खा के ख़त्म कर दिया करते थे। यानी कि एक शब्द कहलाता है साइंस में डिकम्पोजर, अपघटन करता। इसका मतलब क्या है, उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने खा के, ताकि वायुमंडल में प्रदूषण ना फैले। और हो क्या रहा है, अब कोई जीव मर जाता है तो उसको कुत्ते ही खाते हैं। और जब वो कुत्ता खा के आएगा वहाँ से और आपके घर पे एंटर कर जाएगा, तो उस हो सकता है उस जानवर में कुछ बीमारी रही हो जिसकी वजह से मर गया हो, तो कहीं ना कहीं वो बीमारी आपके पास में तो फैला देगा वो। दूसरी चीज़, अभी आपने कोरोना के समय में एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से देखी होगी, आपको कहा जाता है कि जितने भी बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट है या वेस्ट है, उसको आप ऐसी जगह में फेंके जहाँ पर कोई पशु पक्षी या जीव वहाँ पर ना पहुँच पाए। क्यों? आखिर में क्यों? अगर आपने मास्क को ऐसे ही डाल दिया बाहर, तो होगा क्या, मास्क को डालने पे क्या होगा कि वो मास्क कहीं कुत्ते ने ले लिया या किसी जानवर ने ले लिया, तो वो मास्क में कहीं ना कहीं कोई कोरोना वायरस का कोई लक्षण पाया गया और वो इसमें एंटर कर जाएगा। और उसमें म्यूटेशन होने के बाद वो आपके कोई अगला अल्फ़ा बीटा, अभी आप सुन रहे हो ना, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, तो धीरे धीरे कोई और वेरिएंट बन जाएगा जाके, किसका, कोरोना का, और वो आपके अंदर एंटर कर जाएगा। फिर वो मानव प्रजाति तथा जीव जंतु प्रजातियों को भी क्या करेगा, नष्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसके लिए बताया गया है कि इसको कहाँ पर करना है ख़त्म, ऐसी जगह पे करो जहाँ ये इसकी पहुँच से बाहर हो। अब देखो, प्रकृति में कोरोना वायरस तो था नहीं, कोरोना वायरस कहीं आया है, तो जब हम प्रकृति के साथ में कोई छेड़छाड़ करते हैं, जो हमको ओरिजिनल रूप में मिली है चीज़ें, उनके साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा विकृत कहलाता है। क्या कहलाता है? विकृत। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के अनुसार कोई एक नया रूप दे देना, वो क्या कहलाता है, विकृति कहलाता है। आगे, जब हम उस विकृति को अपने अनुसार सजा के संवार के लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं हम संस्कृति। मैं फिर रिपीट करता हूँ, प्रकृति का मतलब जो हमको चीज़ें मिली हैं उनमें हम कोई छेड़छाड़ करके जो हम कार्य करते हैं वो कहलाता है हमारा विकृति। और जो उन चीज़ों में विकृति हो गई है ना, उन विकृतियों को हम सजो के संवार के श्रृंगार करके लोगों के सामने जो प्रस्तुत कर देते हैं, वो हमारी कहलाती है क्या, संस्कृति। परिभाषा मैंने आपको बता दी है, अब इसको नोट करो आप। अब ये शब्दों में कैसे जाएगी, अब इसको नोट करो। लिखिए, प्रकृति, चलो अब फिर, अब ध्यान से देखो, अब शांत हो जाओ फिर से, इसको बंद करो, पहले इसको बंद कर दो, ठीक है। अब समझो, पहले सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है, सिर्फ इतना आप ध्यान में रखना। सभ्यता मतलब जहाँ पर मैंने आपको बताया था, संस्कृति का मतलब क्या होता है, सुंदर, सृजनात्मक और संवेदनशील और सार्थक। सभ्यता का मतलब लौकिक या भौतिक। लौकिक का मतलब या भौतिक का मतलब क्या होता है, जैसे भौतिक का मतलब क्या, तुम्हारे सामने जो चीज़ें दिख रही हैं वो कहलाती हैं लौकिक या भौतिक। समझे में आया? लौकिक जगत में या भौतिक जगत में जो चीज़ें दिख रही हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी भौतिक। और सफल, मैंने आपको बताया था, संस्कृति किसी व्यक्ति को सार्थक बनाती है जबकि सभ्यता उसे सफल बना देती है। ये अंतर आपको है। अब आप हड़प्पा सभ्यता पे वापस आ जाइएगा, वहाँ से आपको चीज़ों को समझ में आएगा। इसको आप नोट करके ध्यान से पढ़ना जाके। चलिए, हड़प्पा सभ्यता में आपको पढ़ा रहा था मैं, तो समाज पढ़ा दिया था मैंने। अब
मैं बात करूँगा थोड़ा सा, छोटी छोटी हेडिंग बनाइए बस कंप्लीट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का कला एवं स्थापत्य, हड़प्पा का कला एवं स्थापत्य। हड़प्पा की कला एवं स्थापत्य। ठीक है, कला और स्थापत्य मतलब ज़्यादा सुनना है, बाद बाकी कुछ नहीं करना है आपको, बस याद करना है। थोड़ी चीज़ों को मैं बताता रहूँगा। देखो स्थापत्य में क्या चीज़ें पढ़नी होती, तो स्थापत्य में छोटा आप लिख सकते हो, स्थापत्य में क्या पढ़ना पड़ता है। स्थापत्य में मतलब क्या है, स्थापत्य का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो पहले से बन गई हैं, ऐसी चीज़ें जो पहले से बन गई हैं, जैसे कोई बिल्डिंग हुई, भवन हुए, कोई मूर्ति हुई, ये सारी मूर्ति तो कला में भी गिनी जाती है। तो इसके प्रकार से क्या, ये जितनी भी चीज़ें बन गई हैं ना, उसमें कोई भी अब परिवर्तन ना हो तो वो क्या कहलाता है, स्थापत्य। स्थिर हो चुका है, अब इसके आगे विकास नहीं होगा किसी चीज़ का। समझ में आया? तो स्थापत्य और कला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको पता होना चाहिए कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको बृहद स्नानागार मिला है। और स्नानागार का अगर आप पढ़ेंगे ना स्थापत्य, तो कैसा था स्नानागार, ये ऐसा था, इसमें यहाँ पर ये सीढ़ियाँ थी और इस साइड में भी क्या थी, सीढ़ियाँ थी। तो ये क्या बना रहा है, इसके स्थापत्य को बताता है। क्लियर बात है ना। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया दुर्गीकरण। दुर्गीकरण बताया था मैंने, दुर्ग किस आधार पर बना करते थे। अब दुर्गीकरण में तो ऐसा कहा जाता था कि जैसे स्थल, कुछ स्थल ऐसे भी थे जो 3 भागों में बटे हुए थे। 3 भागों में बटे होने के पीछे कारण क्या था, एक भाग जो बड़ा बना हुआ करता था, उच्च बना हुआ करता था, या ऊंची जगह पे बना हुआ करता था, जिसकी बिल्डिंग ऊंची ऊंची हुआ करती थी, उसमें ऐसा कहा जाता है उच्च श्रेणी के लोग रहा करते थे। जबकि छोटे छोटे शहर थे तो नीचे नीचे बसे हुए थे, जिनकी ऊंचाई कम हुआ करती थी, तो भी इस आधार पे कहा जाता था इसमें वो व्यक्ति रहते हैं जो निम्न वर्ग से आते हैं। समझ में आया। दूसरी चीज़ ऐसा कहा जाता कि इस काल में जो मकान बने होते थे वो हमेशा चबूतरे के ऊपर बनाए जाते थे। चबूतरे के ऊपर मतलब क्या कि चबूतरा बड़ा सा बनाया, ऊंचा सा, और उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी। अब ऐसी जगह पे पानी की समस्या होगी, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है ड्रेनेज सिस्टम विकास किया गया था, मानी कि जल संरक्षण पद्धति का भी विकास किया गया था, मैंने आपको पढ़ाया था। ये पढ़ना तो स्थापत्य में ही होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर फैक्ट्री भी थी, गोदीबाड़ा भी था। फैक्ट्री बताया मैंने, गोदीबाड़ा मैंने बताया आपको। क्या चीज़, हाँ कपड़े, कॉटन का उपयोग उद्योग किया करते थे। ये कॉटन, सूती वस्त्रों का उद्योग किया करते थे ये। ठीक है, तो उसका भी वर्णन मिलता है, गोदीबाड़ा भी मिलता है आपको, स्टेडियम का भी वर्णन मिलता है आपको। ठीक है। इसके बाद ये जो है ना अपने मकानों में पक्की ईंटों का उपयोग भी किया करते थे। अब इसके बाद एक पॉइंट और लिख लो, अब पॉइंट यहाँ पर एक लिख लेना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे लिखना, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है। अब देखो इनके मकान की व्यवस्था कैसे बनी होती थी, इसको ज़रा ध्यान से समझना। जैसे अब भी वर्तमान में हम जी रहे हैं ना, तो ये भी हमको उसी काल का ही लगभग बनाया हुआ मकान दिखाई पड़ता है। जैसे याद होगा ना, अभी वो लोग क्या करते थे, जैसे ये बीच में आंगन हो गया, इसको आप आंगन कहते हैं, और इस आंगन के चारों तरफ उन्होंने क्या किया है, कमरे बना दिए। अभी भी बनते हैं भाई, बनते कि नहीं बनते हैं। इस आंगन के चारों तरफ कमरे बनाया करते थे वो, ये उन्होंने कमरे बना दिए। यानी कि एक स्पेस, और स्पेस के चारों तरफ कमरे, मतलब वर्तमान में भी तो ऐसे मकान बनते हैं। और ऐसा कहा जाता था इनके पास
शौच की व्यवस्था भी थी। साथ साथ में इनके यहाँ से जो पानी निकलता था, गंदा पानी या बर्तन वगैरह धोते थे, तो उसका जो पानी निकलता था वो एक छोटी सी इनके घरों से एक सकरी सी नाली जाया करती थी, और जो नाली बाहर इसके घर के बाहर एक बड़ी नाले में बन जाया करती थी, बड़ा नाला। ये पानी उस नाले में ट्रांसफ़र, और उस नाले में ट्रांसफ़र होने के बाद ये नाला शहर से बाहर चला गया पानी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं न कहीं इनका जल निकासी पद्धति बहुत शानदार थी। वो लोग समझते थे कि आखिर में ये गंदा पानी अगर यहाँ पर भरा रहेगा तो कहीं न कहीं प्रदूषित जल से व्यक्ति को बीमारियाँ भी होती हैं। दूसरी चीज़, जो नगर बसाया करते थे वो हमेशा इस साइड में बसाया करते थे, गोल शेप में, या चौकोर बसाया करते थे। दोनों, इसका ज़्यादा प्रमाण था चौकोर वाले का। कारण इसके पीछे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि का वो उपयोग कर सकें, क्योंकि ये पहली ऐसी नगरीय सभ्यता है कि कॉन्सिक्वेंस सभ्यता है, ये पहली ऐसी नगरीय सभ्यता है। तो नगर उस काल में इतने ज़्यादा थे नहीं, तो ये पहले ऐसे नगर थे जो लोगों को वर्णन में आ रहे थे, लोगों को समझ में आ रहे थे, तो लोग यहाँ पर ज़्यादा बसना चाहते थे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, सरस्वती नदी के पास में आसपास के इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बसा करते थे, मैंने उदाहरण दिया आपको। इसका मतलब क्या है? तो ऐसी जगह पे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बसेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा भूमि का यूटिलाइज कर सकें, इसके लिए वो इस साइज में अपने मकानों का निर्माण किया करते थे। दूसरी चीज़, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि प्राय यहाँ पर खिड़कियाँ मकानों में नहीं हुआ करती थी, मकानों में प्राय खिड़कियाँ नहीं हुआ करती थी। गेट हमेशा मुख्य मार्ग से ना खुल के हमेशा पीछे वाली गली में खुला करते थे। जैसे ये कोई एक मुख्य मार्ग है, अब मकान तो इसके चारों तरफ बनने हैं, इधर भी इधर भी। अब तुम वर्तमान में क्या करते हो कि यहीं पर गेट कर दिया और यहाँ से गाड़ी चढ़ा ली, और हुआ क्या, ये मार्ग जो है ना, ये यहाँ पर अपना फाटक खोला, आधा घेर लिया तुमने। वो नहीं करते थे, वो इसके पीछे एक छोटी सी पीछे से एक गली बनाया करते थे, और इस गली में गेट खुला करता था उनका। इसके पीछे दो कारण होंगे। एक तो सबसे पहला कारण ये होगा कि गुंडे मवाली भी इस समय विकसित हो रहे होंगे ना, तो कोई गुंडे मवाली की घर पे नज़र ना पड़े, इसकी वजह से। ये तो मैं मजाक में कारण बता रहा हूँ। सबसे बड़ा कारण ये था कि इस काल में जो मार्ग थे ना वो कच्चे बने थे। अगर ये मुख्य मार्ग कच्चे बने होंगे तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ से धूल मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा उड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा गेट के अंदर प्रवेश करेगी तो घर गंदा होगा। इसीलिए व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया, मुख्य मार्ग पे निकास ना करते हुए पीछे गली में निकास किया करते थे। समझ में आया? ये है इस सिंधु सभ्यता की देन। क्लियर बात है ना? अब इसके बाद इसमें मैंने कुछ लिखा है आपको? नहीं, 2-3 पॉइंट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और लिखाना काम करा ना, बस खत्म हो गया ये टॉपिक। बहुत समझा के बहुत पढ़ा दिया मैंने धीरे धीरे। लिखो एक और पॉइंट इसमें लिखो, घर की खिड़कियाँ प्रायः घर की खिड़कियाँ प्रायः गलियों में खुला करते थे, ना कि मुख्य मार्ग पर। दूसरा पॉइंट, यह 2 मंजिला भवनों का निर्माण भी करना शुरू कर दिए थे। यह 2 मंजिला भवनों का निर्माण भी करना प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, 2 मंजिला मकान का निर्माण भी करना प्रारंभ कर दिए थे। बस इतना ही लिखिए। अब स्थापत्य के बारे में अब भवन निर्माण सब समझ चुके हैं धीरे धीरे। अब एक चीज़ लिखिए, कला। उसमें भी थोड़ा सा बताऊंगा, काम खत्म, क्योंकि इतना मैंने पढ़ा ही दिया आपको पहले से ही, जानकारी सफिशिएंट है आपके पास।
कला, कला, कला में क्या, देखो ध्यान से सुनो, कला में क्या होगा, कला में जैसे ईंट है भाई, कला में क्या है, ईंट, मृद भांड, मृति के बर्तन, मूर्तियाँ, सारी चीज़ें मिलती हैं ना, सारी चीज़ें मिलती हैं ना। वस्त्र, कॉटन बनाया करते थे, मैंने बताया है। मोहर, हाँ, मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, और मिट्टी के बर्तन पे जैसा भी कलर कर लो तुम, है ना, लाल बना लो, पीले बना लो, उस पर प्राकृतिक रंग दे दो, कुछ भी अपना, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आभूषण, नर्तकी की मूर्ति, ये किस चीज़ का प्रमाण है, कला का तो प्रमाण है, समझ में आया, कला का तो प्रमाण आपको मिलता है, आपको बता दिया मैंने पहले पूरा का पूरा। ईंट का निर्माण करते थे, मृद भांड भी प्राप्त हुए, मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, वस्त्र कॉटन बनाया ही करते थे, मोहरों का आपने वो बता ही दिया था, गोल मोहर हुआ करती थी, है ना। आभूषण भी मन का बनाया ही करते थे ये, और नर्तकी की मूर्ति इनको प्राप्त हुई है, ये तो मैंने आपको पहले से बता रखा है, ठीक है। अब एक चीज़ लिखिएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो छोटा छोटा सा पॉइंट काम कर जाएगा आपके यहाँ पे। लिखिए मूर्तिकला। देखो कला, जैसे आप पढ़ते हो ना, आप पढ़ते हो केमिस्ट्री, कला में आप सब्जेक्ट पढ़ते हो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो कला में आते हैं। कला का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति ने कोई परिभाषा दी तो दूसरा व्यक्ति अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकता है उस चीज़ को। ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग कला होती है, इसी तो कला बोला जाता है। कला वाले सब्जेक्ट हैं ये। मतलब साइंस में 2+2 बताएगा 4 या 5+5 10 होता है। चाहे 50 टीचर आ जाएं, वो समान ही परिभाषा देंगे, समान ही चीज़ें बताएंगे। लेकिन कला में क्या होता है, कला में अगर मैं तुमसे समाज की परिभाषा पूछूं या तुमसे किसी और चीज़ की परिभाषा पूछूं तो आपको दो व्यक्ति अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। देखने का उनका दृष्टिकोण होता है, ये कहलाता कला। समझ में आया? चलिए, मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर, मैंने आपको बताया मूर्तिकला। तो मूर्तिकला में लिख लीजिए आप सिर्फ 2-3 चीज़ों को। प्राय मूर्तियाँ पत्थर की बनाया करते थे, प्राय मूर्तियाँ पत्थर की बनाया करते थे, प्राय मूर्तियाँ पत्थर की बनाया करते थे। ये जो मोहरें हैं ना, हाँ, ये सिक्के वाली मोहर, मैं बता रहा हूँ, टेंशन ना करो, मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ। हाँ, मूर्तिकला में पत्थर, अब सुनो मेरी बात, पहले ध्यान से सुन लो, सब चीज़ें अभी सब खत्म हो जाएगा। प्राय मूर्तियाँ पत्थर की बनाया करते थे, क्लियर बात है ना? आगे लिखिए। मोहरों का निर्माण, मोहरों का निर्माण सेल खड़ी, सेल खड़ी, ये भी पत्थर ही होता है ना, सेल खड़ी पत्थर से करते थे। खत्म काम हो गया, सेल खड़ी पत्थर से करते थे। अगला पॉइंट लिखिए, कुछ धातु की मूर्तियाँ, कुछ धातु की मूर्तियाँ, जैसे मैंने बताया था कांसे की मूर्ति, कुछ धातु की मूर्तियाँ लुप्त मोम प्रणाली से बनाया गया, लुप्त मोम प्रणाली से बनाया जाती थी। लुप्त मोम प्रणाली, बैक सिस्टम इसको बोलते थे, से बनाई जाती थी। लुप्त मोम प्रणाली से बनाई जा सकती थी।
इसमें मातृ देवी की प्रतिमा, मातृ देवी, इसमें मातृ देवी की प्रतिमा, मातृ देवी की प्रतिमा, इसमें मातृ देवी की प्रतिमा को भी बनाया जाता था। ठीक है भाई, मातृ देवी प्रतिमा को भी बनाया जाता था। अब ध्यान से सुन लो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी हैं। जैसे पत्थर के सहायता से कोई भी मूर्ति बना दी, एक तरीका। दूसरा, जो मोहर बनाई जाती थी वो सेल खड़ी के पत्थरों को बनाया करते थे। सेल खड़ी आसानी से टूट जाता है, आप जानते भी सेल खड़ी। धातु की कुछ मूर्तियाँ लुप्त मोम प्रणाली, मतलब जैसे कि मोम लिया, मोम को किस साइज में बनाना, कैसे बनाना है, किस मूर्ति का कितना मुख चौड़ा रखना है, कितना पतला रखना है, कैसे रखना है, उसको उस सेम में दे दिया और उसको ऊपर से उसके क्या चढ़ा दिया, इसको पतला करके मेटल को पतला करके, जो अभी भी प्रयोग किया जाता है, मेटल को पतला करके उसके ऊपर डाल दिया। अब वो भर गया, उतना भर गया ना, और भरने के बाद क्या हुआ, अंदर उसको गर्म कर दिया, मोम को गर्म कर दिया, तो मोम सारा बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या अंदर, मूर्ति। समझ में आया? जैसे समझो, जैसे मान के चलो ये तुम हो, तुम्हारी मुझे फ़ोटो बनानी है बेहतरीन सी, तुम ये चिलोड्डे से हो। अब मैंने ये मोम का बना लिया, अब मैंने इसके ऊपर पूरी की पूरी धातु चढ़ा दी। अब क्या हुआ, तुम तो भाई मोम के हो भाई, तभी तो आदमी कहता है आदमी मोम का पुतला है। मोम का पुतला मतलब क्या है, देखो यही पुतला है। अब बनेगा कैसे? अब ये हो गया ना, अब क्या कर दिया, यहाँ पर धीरे धीरे इसको गर्म करना शुरू कर दिया। अब ये जो इतने बड़े तुम बने थे ना पहले वाले, ये तुम बाहर निकल कर जाओगे। अब बचोगे क्या, जो बच गया ना, वो जो बच गया धातु बच गई है ना, ये तो धातु की क्या कहलाएगी, तुम्हारी मूर्ति बन गई। समझ आया? इस आधार पर बनाया करते थे। ये ओवरऑल आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। कुछ भी पॉइंट छूटा नहीं होगा, कहीं ना कहीं पॉइंट मैंने लिखाया होगा, कहीं ना कहीं मैंने पॉइंट पढ़ाया होगा। इसको आसानी से पढ़िए घर पे 2-4 बार, समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टाटा बाय बाय।